नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार, स्वागत है आप सबका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। हमारा जो सेशन चल रहा है एडीओ के लिए एमसीक्यू हाँ, हमारा जो सेशन चल रहा है अभी एडीओ के लिए एमसीक्यू का, उसके आगे की क्लास हम देखते हैं। ठीक है, हमने इससे पहले क्या देखा था, संसदीय समिति हमारा हो गया था। ठीक है, आज हमारा क्या है, सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आज हम देखेंगे। ठीक है, तो ये सर्वोच्च न्यायालय है, ये भी किसका है, ये हमारे भाग 5 का ही भाग है ना। भाग 5 जो हम देख रहे हैं अभी, हमारा भाग 5 ही चल रहा है। ठीक है, तो भाग 5 में ही आता है क्या चीज, हमारा सर्वोच्च न्यायालय। ठीक, ठीक है, तो ये किस में आता है, ये हमारे भाग 5 में ही आता है। ठीक, और इसमें क्या है, ये कहां से कहां तक है ये आर्टिकल, तो ये हमारा आर्टिकल चालू होता है कहां से, 124 से। ठीक है, आर्टिकल कहां से है, ये हमारा होता है स्टार्ट 124 से। ठीक है, 124 से लेके 147 है ना, 124 से 147 तक का जो आर्टिकल है ये हमारे सर्वोच्च न्यायालय का है। ठीक है, ये हमारे सर्वोच्च न्यायालय के अंदर आता है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद क्या है, जो भी है अपन इसके बाद साथ साथ देखते हुए चलेंगे, क्वेश्चंस के साथ अपन थोड़ा एक्सप्लेन इसको करेंगे। ठीक है ना, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाते क्योंकि थ्योरी तो अपन पढ़ चुके हैं इसका, है ना, आप लोग पढ़ ही लिए होगे, ऐसे एक्सपेक्ट करके चलते हैं अपन। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है, भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि में हुआ था। ठीक है, तो उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन कब हुआ था बोल रहे हैं ना। अच्छा, सर्वोच्च न्यायालय सबसे पहला कब बना था, तो ये भी याद रखिएगा, रेगुलेटिंग एक्ट आया था हमारा, है ना। रेगुलेटिंग एक्ट कौन सा आया था, 1773 का, है ना। 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, जिसमें वॉरेन हेस्टिंग जो है, जो क्या हुए थे, बंगाल के गवर्नर जनरल बने थे, है ना। तो बंगाल के गवर्नर जनरल जो बने थे, बनाया गया था जिनको, कब, 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, इसके तहत 1774 में हमारा पहला जो है सर्वोच्च न्यायालय बना था कलकत्ता में। ठीक है, पहला जो सर्वोच्च न्यायालय बना था वो कहाँ बना था, कलकत्ता में बना था। और इसके कौन थे मुख्य न्यायाधीश, किनको चुना गया था, एलिजा एम्पे को। ठीक है, ये हम थोड़ा डिस्कशन पहले कर चुके हैं, अभी बस एक बार रिकॉल कर रहे थे उसको। तो कब बना था हमारा पहला सर्वोच्च न्यायालय, 1774 में, कहाँ बना था, कलकत्ता में बना था। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं, भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि में हुआ। ठीक है, उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन कब हुआ, तो भारत में कब बना, ये तो पहले बना था, इस समय तो भारत भारत के अधीन ही नहीं था, ये तो ब्रिटिश राज था। तो भारत में कब हुआ था, जब हमारे यहाँ संविधान बन गया उसके बाद, है ना। तो संविधान कब लागू हुआ, हमारे यहाँ संविधान लागू हुआ है 26 जनवरी 1950 को, है ना। 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ, उसी दिन क्या हुआ था, इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, तो अगर स्थापना पूछेगा ना, स्थापना पूछेगा तब अपन क्या देखेंगे इसमें, 26 जनवरी 1950। ठीक है, ये स्थापना का दिन है। ठीक, लेकिन क्या पूछ रहे हैं इसमें, उद्घाटन, तो उद्घाटन कौन से दिन हुआ था, 28 जनवरी 1950। उद्घाटन, स्थापना के 2 दिन बाद क्या है, इसका उद्घाटन हुआ था। ठीक है, तो इसका डेट याद रखिएगा, 28 जनवरी 1950 को सर्व उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन हुआ था। ठीक, चलिए सेम क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। अभी यही चीज तो अपन डिस्कस किए ना, कि स्थापना कब हुई थी इसकी, तो 1950 में संसद के एक अधिनियम द्वारा, भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947 के अधीन, भारत सरकार के अधिनियम 1953 के अधीन, और भारतीय संविधान के द्वारा। तो ये क्या हुआ था, जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ उसके बाद भारतीय संविधान के द्वारा ही इसको क्या किया गया था, इसकी स्थापना जो है सर्वोच्च न्यायालय की गई थी। ठीक है,
अच्छा, ये जो न्यायपालिका की जो एकल प्रणाली है ना, ये सरकार भारत सरकार अधिनियम 1935 से ली गई है ना, ये 1935 से, ठीक है। क्या है ये? न्यायपालिका की एकल प्रणाली, ठीक है। न्यायपालिका की जो एकल प्रणाली है वो कहाँ से ली गई है? 1935 के भारत सरकार अधिनियम वहां से लिया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है? ठीक है, क्या बोल रहे हैं? न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि, ठीक है। जो भी अपना संख्या रहता है, संख्या डिसाइड रहता है, उसमें उसको वृद्धि कौन कर सकता है? ये ताकत जो है ये किसके पास होता है? तो ये किसके पास होता है? ये हमारे संसद के पास होता है, ठीक है। संसद ही डिसाइड करके कभी भी जो सर्वोच्च न्यायालय है वहां पे न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर सकता है, ठीक है। अभी कितना है अपने यहाँ न्यायाधीशों की संख्या? 2008 तक, ठीक है, 2008 तक, और अभी प्रेजेंट में, ठीक। 2008 के बाद 2008 तक क्या था? 2008 तक हमारे यहाँ संख्या कितनी थी? न्यायाधीशों की संख्या थी 31, ठीक है। न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी? 31 थी, ठीक है। और अभी कितनी है? 33 जो है हमारे यहाँ न्यायाधीश है, और एक कितने हैं? एक मुख्य न्यायाधीश है, ठीक है। तो अभी कितनी है हमारी संख्या टोटल? 34 है, ठीक है। 33 क्या है? 33 हमारे यहाँ न्यायाधीश है, और एक क्या है हमारे? मुख्य न्यायाधीश है, ठीक है। तो अभी कितनी हो गई है? 34 है संख्या, ठीक है। तो ऐसे डिसाइड हुआ। अब इसमें कोई वृद्धि, जैसे अब 31 से ये 34 तक की जो वृद्धि हुई है, ये कैसे हुई? इसको कौन डिसाइड किया? तो इसको कौन डिसाइड करता है? संसद। संसद को जब ऐसा लगता है कि और उसमें सर्वोच्च न्यायालय में हमको न्यायाधीशों की जरूरत है, तो वो क्या कर सकती है? उनके संख्या में वृद्धि कर सकती है। इसकी शक्ति होती है संसद के पास, ठीक है। और संसद किस चीजों से बन के बनता है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये तीनों के सहमति से ही कोई भी जो है विधेयक या कोई भी नियम है वो पारित होता है। तो जब न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करना होता है, तो ये तीनों के मतलब टोटल संसद के बहुमत से, संसद के द्वारा ही इसको क्या किया जाता है? इसकी संख्या में वृद्धि किया जाता है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की वर्तमान स्वीकृत संख्या कितनी है? सेम क्वेश्चन वही जिस पे अपन डिस्कशन कर रहे थे। पहले हमने कितना देखा? 31 था। 31 मतलब कितने थे? 30 जो थे वो हमारे अन्य न्यायाधीश थे, और एक जो थे वो मुख्य न्यायाधीश थे, ठीक है। तो उनको मिला के कितना होता था? 31 होता था। लेकिन ये कब तक की कंडीशन थी? ये ना 2008 तक की कंडीशन थी। आज क्या चल रहा है अभी? है ना, ये 2008 तक की कंडीशन में कितना था? 31 है, ठीक है। अभी प्रेजेंट में कितना है? तो प्रेजेंट में हमारे क्या है? 33 जो है वो अन्य न्यायाधीश है, और एक जो है हमारे यहाँ मुख्य न्यायाधीश है, ठीक है। एक जो है हमारे यहाँ मुख्य न्यायाधीश, ठीक। तो अभी क्या हो गई है संख्या? अब हो गई है संख्या 34 हो चुकी है, ठीक है। दोनों को मिला के 34 हो चुकी है, ठीक। चलिए, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? अब ये क्या बोल रहे हैं? ये क्या है कि न्यायाधीशों की अर्हताएं, अर्हताएं मतलब उनकी क्या क्या, उनकी योग्यताएं, क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? किस तरह से हम डिसाइड करेंगे कोई जो न्यायाधीश है वो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बन सकता है? उसके लिए क्या क्या उसकी क्वालिफिकेशन होने चाहिए, या क्या क्या उसकी योग्यताएं होनी चाहिए, ठीक है। तो क्या है, अपन पूरा एक बार देख लेते हैं, उसके बाद इस पे आएंगे कि कितने साल लगता है, ठीक है। तो सबसे पहला सभी के लिए जो कॉमन होता है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है। भारत में जन्म लेना जरूरी नहीं है, भारत का नागरिक होना जरूरी है, ठीक है। तो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट में लगातार 5 वर्ष तक, है ना, हाई कोर्ट में लगातार 5 वर्ष तक वो किसमें? न्यायाधीश की पोजीशन में होना चाहिए, ठीक है। हाई कोर्ट में लगातार 5 वर्ष मतलब कैसे हो रहा है कि जरूरी नहीं किसी एक हाई कोर्ट में, किसी भी हाई कोर्ट में, किसी भी हाई कोर्ट में उसको भले चेंज हो गया, लेकिन लगातार 5 वर्ष तक उसको क्या होना चाहिए? न्यायाधीश होने का उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए, है ना, हाई कोर्ट में। और हाई कोर्ट में 10 साल तक उसे वकील होने का एक्सपीरियंस होना चाहिए लगातार, ठीक है। 10 साल तक किसी भी हाई कोर्ट में अगर वो लगातार 10 साल तक वकालत करा, वकील है, तो भी वो क्या है? उसके लिए योग्य है। अगर 5 साल तक किसी भी हाई कोर्ट में लगातार अगर वो न्यायाधीश है, तो भी वो क्या है? एलिजिबल है किस चीज के लिए? सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए, ठीक है। और क्या चीज है इसमें? इसमें ना कोई भी न्यूनतम आयु का कुछ इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है ना, कि क्या न्यूनतम आयु होगी, उसके लिए कोई भी सीमा का उल्लेख उसमें नहीं किया गया है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? 3 पॉइंट हो गया। एक पॉइंट और देख लेते हैं। अच्छा हाँ, राष्ट्रपति के मत से,
है ना। राष्ट्रपति की नजर में वो न्याय के लिए क्या होना, उसको न्याय का विधिवेक्ता होना चाहिए। मतलब क्या होना चाहिए, उसको न्याय के बारे में उतना नॉलेज होना चाहिए कि उसको सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनाया जा सके। किसकी नजर में, राष्ट्रपति की नजर में ये होना चाहिए, है ना। तो राष्ट्रपति के नजर में वो क्या होगा, न्यायालय का विधिवेक्ता होगा। तो या फिर क्या बोलना चाहिए, उनको विधिवेक्ता होना चाहिए, या फिर क्या होना चाहिए, उनको उसका नॉलेज होना चाहिए, प्रॉपर नॉलेज, ठीक है, पारंगत हासिल होना चाहिए। तब वो क्या है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बन सकता है, ठीक है। तो ये 4 कंडीशन है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के, या उसके क्वालिफिकेशन बोलो या उसकी योग्यता बोलो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए, ठीक है। क्या पूछ रहा है, उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए। तो क्या था इसका आंसर, अभी हमने देखा क्या था, 10 साल तक, ठीक है। 10 साल उसको हाई कोर्ट का लगातार एडवोकेट होना चाहिए, ठीक है। अगर वो हाई कोर्ट का लगातार 10 साल तक एडवोकेट है तो वो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए कैपेबल है, ठीक। और क्या था दूसरा कंडीशन, 5 साल तक क्या था, 5 साल तक हाई कोर्ट का न्यायाधीश होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डालिए, ठीक। चलिए नेक्स्ट, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। अच्छा, न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है बोल रहे ना, नियुक्ति कौन करता है न्यायाधीशों की नियुक्ति। तो जितना भी ना ऐसा पोस्ट है ना, न्यायाधीश हो गए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो गए, है ना, प्रधानमंत्री की नियुक्ति, ये सारी नियुक्तियां कौन करती है, ऐसे बड़ी बड़ी जितनी भी नियुक्ति है उसको कौन करता है, इसको राष्ट्रपति ही करते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। अब वो कैसे करते हैं न्यायालय की, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, तो क्या होता है, कोलेजियम सिस्टम होता है, ठीक है। कोलेजियम सिस्टम के थ्रू जो है उनकी नियुक्ति होती है। कैसे, अब कोलेजियम सिस्टम क्या होता है, ये कुछ लोगों की एक समिति होती है कोलेजियम सिस्टम। उसमें क्या होता है, एक मुख्य न्यायाधीश होता है, ठीक है, एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं और 4 अन्य न्यायाधीश होते हैं, ठीक है। एक मुख्य न्यायाधीश और 4 अन्य न्यायाधीशों की एक कमिटी बनती है, राष्ट्रपति उनसे डिस्कशन करते हैं और इस डिस्कशन के थ्रू क्या होता है, न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है वो की जाती है, ठीक है। तो ये क्या होता है, किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति, ठीक है। किस सिस्टम से किया जाता है, कोलेजियम सिस्टम से, जिसमें क्या होता है, एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं और 4 जो होते हैं वो अन्य न्यायाधीश होते हैं, ठीक। तो किससे होता है, ये हो गया अपन कौन करता है इसमें, राष्ट्रपति करते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग करता है पत्र लिखकर। अब सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है वो अपना त्याग पत्र किसे देगा, यही पूछ रहा है इसमें, है ना, कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसे देगा, ठीक है। तो उसको, उसकी नियुक्ति किसने किया था, जिसने नौकरी दी, ऐसे अपन एक कॉमन लैंग्वेज में समझते हैं कि जिन्होंने नौकरी दी है उन्हीं को तो जाके अपन रेजिग्नेशन देते हैं ना अपना, कि अब मुझे नौकरी नहीं करना है, ये चीज उनको देते हैं। तो हमको डिसाइड किसने किया था, हम तो राष्ट्रपति से आए थे। तो जितने भी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश है वो किससे आए थे, कौन उनको नियुक्त किया था, तो राष्ट्रपति किए थे। तो जब राष्ट्रपति उनको नियुक्त किए थे तो वो अपना त्याग पत्र या अपना रेजिग्नेशन किनको देंगे, राष्ट्रपति को ही देंगे, ठीक है। तो क्या है, किसको पूछा गया है, त्याग पत्र किसको लिख कर देगा, किसको पत्र लिखेगा, तो राष्ट्रपति को ही पत्र लिख के वो बताएगा कि वो अपना त्याग पत्र दे रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रकार हटाए जा सकते हैं, ठीक है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश कैसे हटाए जा सकते हैं, तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने का, उनको वैसे तो हटा नहीं सकते, किस कैसे हटा सकते हैं, सिर्फ अगर वो संविधान का उल्लंघन कर रहा है या कदाचार कर रहा है, ठीक है। कदाचार और संविधान के उल्लंघन के कंडीशन में इनको हटाया जा सकता है, और इनको हटाने का प्रोसेस सेम राष्ट्रपति के प्रोसेस जैसा है, ठीक है। लेकिन महाभियोग की प्रक्रिया नहीं है, क्योंकि ये जो महाभियोग शब्द है ये सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के लिए यूज होता है। प्रोसेस सेम है, वैसे ही लोकसभा से किसी भी सदन से चालू होगा, 2/3 से पास होगा, सारा चीज वैसे ही है, सेम है। लेकिन महाभियोग शब्द इनके लिए यूज नहीं करते। राष्ट्रपति के राष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया होती है वैसी ही प्रक्रिया से इनको हटाया जाता है, ये शब्द यूज होता है ना। लेकिन क्या है,
उनके लिए महाभियोग प्रक्रिया नहीं आती। तो इसमें क्या आएगा आंसर, राष्ट्रपति के द्वारा संसद की सिफारिश पर। ठीक है, हटाया किसके जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा ही हटाया जाएगा, लेकिन संसद की सिफारिश पर। ठीक है, मान लीजिए लोकसभा राज्यसभा है, लोकसभा से पहले चालू हुआ, लोकसभा में वहां जितने मौजूद है उसके 2/3 से वो पास होगा, फिर वो राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा में क्या होगा, चेक होगा, जांच कमेटी बैठेगी, जांच किया जाएगा कि जो उनके ऊपर एलिगेशन लगा है वो सही है कि नहीं है। वो जांच होने के बाद अगर राज्यसभा से भी 2/3 से पारित हो जाता है, राष्ट्रपति के पास जाता है, फिर राष्ट्रपति के द्वारा संसद की मतलब सिफारिश हुई है तो राष्ट्रपति के द्वारा उनको पद से हटा दिया जाता है। ठीक है, तो वो सेम वैसे ही होगा जैसे राष्ट्रपति का होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश खालिस्तान के बाद भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं। ठीक है, कैसे हटाए जा सकते हैं, क्या बोल रहा है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश खालिस्तान के बाद भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं। कैसे, सीबीआई की जांच, भारत के मुख्य न्यायाधीश की जांच, भारत की बार काउंसिलिंग की रिपोर्ट पर, या संसद में महाभियोग प्रस्ताव पारित होके। ठीक है, अब इसमें क्या लिखा हुआ है, संसद में महाभियोग लिखा हुआ है ना, लेकिन महाभियोग शब्द यूज नहीं होता है ना, तो संसद में महाभियोग प्रस्ताव पारित करके ये वैसे ही उनको सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को भी हटाया जाता है, लेकिन महाभियोग शब्द यूज नहीं होता है उनके लिए। ठीक है, प्रॉपरली वैसे देखेंगे तो सिर्फ महाभियोग से हटा दिए ऐसे नहीं बोलेंगे, है ना, वो शब्द नहीं यूज होता। अब देखो, सर्वोच्च न्यायालय में सेवानिवृत्ति की आयु क्या है। ठीक है, अब क्या हो रहा है, सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है, 62, 63, 64 और 65 क्या है, इसको अपन पहले पढ़े थे ना, देखे थे अपन, क्या था इसका, कितना है, 65 वर्ष है। ठीक है, इनकी आयु क्या है, 65 वर्ष, 65 वर्ष की आयु में ये क्या हो जाते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ठीक है, ठीक, सुप्रीम कोर्ट का कितना होता है, 65 वर्ष होता है। वहीं पर अगर हाई कोर्ट की बात करें तो हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की जो सेवानिवृत्ति की आयु है वो कितनी होती है, 62 वर्ष होती है। ठीक है, 62 ईयर्स में हाई कोर्ट का जो न्यायाधीश है वो रिटायर हो जाता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का 65 ईयर की एज में होता है। ठीक है, ये थोड़े बड़े पोस्ट में है तो थोड़े ज्यादा दिन तक ड्यूटी करते हैं, और वो छोटे पोस्ट में तो कम दिन तक। ठीक है, ऐसे याद करेगा, ये दोनों में वो हो जाता है ना, फिर कंफ्यूजन हो जाता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निर्धारण किया जाता है। ठीक है, तो वेतन निर्धारण का काम कौन करता है, एक्चुअली वेतन निर्धारण का जो भी काम है ना ये संसद के द्वारा किया जाता है, ना ही राष्ट्रपति करते हैं, ना ही सुप्रीम कोर्ट करता है, मंत्रिपरिषद करता है, नहीं करता है। ठीक है, संसद के द्वारा ही क्या होता है, वेतन का जो डिसाइड होता है, वो वेतन कौन डिसाइड करता है, सुप्रीम कोर्ट करता है। ठीक है, इससे पहले भी हम जिनके जिनके वेतन पढ़े थे ना, वो सभी कौन किनके द्वारा होता है, क्योंकि ये किस पे भारित होता है, ये भारत की संचित निधि पे भारित होता है ना। इनकी सैलरी है, राष्ट्रपति की सैलरी, उपराष्ट्रपति मतलब राज्यसभा के सभापति की सैलरी, मंत्रिपरिषद की सैलरी मतलब लोकसभा के अध्यक्ष सदस्यों की सैलरी, ये सब चीज किस पे डिसाइड, किस पे होता है, ये हमारे किसमें, भारत के संचित निधि पर भारित होता है। ठीक है, और भारत के संचित निधि पर भारित है वो कहाँ पे होता है, हमारे संसद के द्वारा डिसाइड होता है ना, उसके पैसे को कैसे कैसे अपन को निकालना है, कैसे यूज होगा, ये सारा कहाँ डिसाइड होता है, ये हमारे संसद में होता है। तो इसीलिए सबकी जो सैलरी है वो कौन डिसाइड करता है, वो संसद के द्वारा डिसाइड की जाती है। ठीक है, किसके द्वारा डिसाइड की जाती है, संसद के द्वारा ही डिसाइड की जाती है किसी भी का वेतन का निर्धारण। ठीक, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, भारत की उच्चतम न्यायालय की स्वायत्तता की रक्षा हेतु क्या प्रावधान है। स्वायत्तता का मतलब क्या होता है, पहले पहले भी देखे हैं अपन, स्वायत्तता का मतलब होता है स्वतंत्रता, है ना। स्वायत्तता जो है वो किस चीज के लिए यूज होता है, एक्चुअली में ये स्वतंत्रता के लिए यूज होता है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, भारत का उच्चतम न्यायालय की स्वायत्तता की रक्षा हेतु क्या प्रावधान है, तो क्या बोल रहा है इसमें, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय भारत के राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श करना पड़ता है। बिल्कुल सही था, है ना, कोलिजियम सिस्टम बनाते हैं, कोलिजियम ग्रुप बनता है ना, और उसके बाद क्या होता है, राष्ट्रपति अपने मन से तो डिसाइड नहीं करते, उस कोलिजियम में एक मुख्य न्यायाधीश और 4 अन्य न्यायाधीश है, उनसे डिस्कशन करते हैं, उसके बाद ही डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो ये एकदम सही है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय भारत के राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श करना पड़ता है। ठीक है, ये तो हमारा सही हो गया। और पूछा क्या है हमको, सही कथन ही पूछा है। ठीक है,
उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को केवल भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा हटाया जा सकता है। हटाया जा सकता है क्या? नहीं हटाया जा सकता, है ना, ये तो राष्ट्रपति के द्वारा संसद से हटाया जाता है। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया। तीसरा, न्यायाधीशों का वेतन भारत की संचित निधि पर आरोपित होता है, बिल्कुल, जिस पर विधानमंडल को अपना मत नहीं देने होते हैं। ठीक, एकदम सही है ना। अब ये विधानमंडल आने के बाद थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करेगा कि विधानमंडल का तो कोई रोल ही नहीं था। वही चीज ही बोल रहा है ये कि विधानमंडल को अपना मत नहीं देना होता है। ठीक है, तो गलत लिखा है ये, नहीं देना होता है ना। तो सही तो है, विधानमंडल से तो कोई पूछते नहीं है, संसद डिसाइड करती है, लोकसभा राज्यसभा राष्ट्रपति पास हो जाता है ना। तो यही एकदम सही है ना। देखो चौथा देखते हैं, भारत के उच्चतम न्यायालय के अफसरों और कर्मचारियों की सभी नियुक्तियां भारत सरकार के मुख्य न्यायाधीश के विचार विमर्श से होती है। अफसरों और कर्मचारियों का नहीं होता है ना। अफसर और कर्मचारी तो वहां पे कैसे आते होंगे, एग्जाम एग्जाम दे के आते हैं। ठीक है, तो उनका तो अलग ही काम है, वो तो बेचारे पढ़ पढ़ के एग्जाम दे के आते हैं, है ना। तो ये इसमें इसमें क्या है, संसद का भी कोई रोल नहीं है, राष्ट्रपति का भी कोई रोल नहीं है। ठीक है ना, मतलब क्या है, मुख्य न्यायाधीश का तो नहीं है, मुख्य न्यायाधीश से पूछ के तो किसी को नौकरी नहीं मिलेगी यहाँ पे। ठीक है, इनका काम क्या है, न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति जो है इनसे परामर्श लेते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया अपना, गलत हो गया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पहला और तीसरा, ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही होगा, केवल 1 और 3। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आने वाली हमारे वीडियो की तैयारी में जो भी नए वीडियोस डलेंगे उससे आपको वो मिल जाएगा समय पे, और आपको इससे काफी हेल्प मिलेगा, है ना। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लाइक करिएगा। ठीक है, और आप सब्सक्राइब करेंगे तभी क्या होगा, जब भी वीडियोस डलेंगे तो आपको पता चलेगा, नहीं तो स्किप हो जाएगा, क्योंकि हमारी अभी वीडियो तक लगातार कुछ ना कुछ क्लासेस जो है वो डलती रहेगी। ठीक है, और अगर आपको किसी क्लासेस की जरूरत है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा, ताकि हमको पता चले कि आपको और किस चीज की अभी जरूरत है। ठीक है, चलिए, सेवानिवृत्त होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं। कहाँ वकालत कर सकते हैं, अब क्या हो रहा है यहाँ पे, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश रिटायर हो गया, सेवानिवृत्त हो गया है, सर्वोच्च न्यायालय कहाँ करेगा, केवल सर्वोच्च न्यायालय में, वहां से तो रिटायर हो गया, केवल उच्च न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय दोनों में, और क्या किसी भी न्यायालय में नहीं। तो भाई ये ऑलरेडी एक बहुत ऊंचे पोस्ट में था, ऊंचे पोस्ट से रिटायर होने के बाद छोटे पोस्ट में काम करेगा क्या, नहीं करेगा, है ना, करना भी नहीं चाहिए। तो क्या होगा, किसी भी न्यायालय में नहीं होगा। ठीक है, ये एक बार रिटायर होने के बाद ये किसी भी न्यायालय में काम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14। ठीक, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। अब ये बोले कार्यवाहक, कार्यवाहक कैसे होगा, अगर सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है वो उस पोस्ट पे नहीं है, वो पोस्ट अगर खाली है, तो जो कार्यवाहक है, कार्यवाहक की नियुक्ति कौन करेगा, मतलब कार्यवाहक को कैसे डिसाइड करेंगे, है ना। ये हो किससे सकता है, कैसे होगा कि अगर जो पहले वाला मुख्य न्यायाधीश था, है ना, वो कार्य करने में असमर्थ हो जाता है, या वो अपना त्याग पत्र दे देता है, इस कंडीशन में वो पोजीशन जो है वो खाली हो जाएगा। ठीक है, अगर वो पोजीशन खाली हो जाता है तो उसमें क्या होगा, वो खाली, उस पोस्ट को खाली तो रख नहीं सकते, तो उसमें क्या रखना होगा, एक कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करनी पड़ेगी, है ना। तो उसको कौन करके करेगा, उसकी नियुक्ति कौन करेगा, तो ये भी राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाएगा। ठीक है, जो सबसे उच्च पोस्ट में उनके द्वारा ही किया जाएगा, है ना, क्योंकि ये बहुत ऊपर का पोस्ट है सर्वोच्च न्यायालय, है ना, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, तो उसकी नियुक्ति और तो कोई कर नहीं सकता, है ना, तो राष्ट्रपति ही करेंगे। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय में एडहॉक न्यायाधीश, तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति कौन होती है। अब देखो क्या होता है कि सर्वोच्च न्यायालय में कभी ऐसा हुआ कि न्यायाधीशों की कमी हो गई है ना, मतलब केसेस ज्यादा है और न्यायाधीश उतने हैं नहीं, तो क्या होता है, कुछ एडहॉक में न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। ठीक है, जो हाई कोर्ट्स होते हैं वहां से कुछ न्यायाधीशों को एडहॉक में लिया जाता है, कहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, उसी को क्या बोल रहा है, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। जब कब होता है, कतिपय न्यायाधीश दीर्घकालीन अवकाश पर जाते हैं, स्थायी नियुक्ति के लिए कोई उपलब्ध नहीं है, न्यायालय के समक्ष लंबित वादों में असाधारण वृद्धि होती है, न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम नहीं होता। ठीक है, अब क्या होता है,
जब जब कुछ जब मतलब किसी चीजों पे किसी भी केस पे या डिस्कशन करना है ना, या किसी के ये बोलेंगे कि अब इस किसी संविधान के किसी संशोधन पे किसी संविधान पे चर्चा करना है, ठीक है, तो उस समय कोरम कितना होता है? उस समय कोरम की संख्या होती है 5, है ना, 5 होने ही चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन है कि 5 होने चाहिए लेकिन 5 लोगों की संख्या पूरी नहीं हो पा रही है, मतलब कोरम पूरा नहीं हो पा रहा है, ठीक है, उस समय क्या करेंगे? कोरम पूरा नहीं है तो हाई कोर्ट से एक कुछ मतलब जितने की कमी है उतने को क्या करेंगे, वहां से एडहॉक में लेंगे, है ना, किसको लेंगे? न्यायाधीशों को, है ना, तो वहां से अन्य न्यायाधीश है उनको वहां से एडहॉक में लेंगे। उसी प्रक्रिया को बोल रहा है कि ऐसे कंडीशन में कब होता है, तो कब होता है? अगर न्यायाधीशों का कोरम पूरा नहीं होता तब, ठीक है, न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम अगर पूरा नहीं हो रहा है तो एडहॉक में किसके द्वारा बुलाया जा सकता है? राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जा सकता है। और कैसे? अब क्योंकि वो हाई कोर्ट से बुला रहा है, तो हाई कोर्ट से ऐसा तो नहीं कि डायरेक्ट बुला लेगा, वहां पे भी कौन है हाई कोर्ट में? हाई कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश बैठा हुआ है। तो कैसे डिस्कशन होता है फिर? राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति ही डिसाइड करेंगे, लेकिन कैसे? जो हाई कोर्ट और सुप्रीम सुप्रीम कोर्ट दोनों के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उन दोनों से डिस्कशन करके राष्ट्रपति जो है वो एडहॉक के किसी न्यायाधीश को नियुक्त करेंगे, ठीक है। कि कौन कौन मिलके करेंगे इसमें? राष्ट्रपति, राष्ट्रपति प्लस क्या होंगे? सुप्रीम कोर्ट प्लस हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। मुख्य न्यायाधीश जो हैं ये लोग आपस में डिस्कशन करेंगे, उसके बाद राष्ट्रपति के द्वारा जो है एडहॉक में न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है वो की जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में देख लेते हैं। भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है, ठीक है। अब ये तदर्थ न्यायाधीश मतलब एडहॉक में न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान कहाँ है? ऑब्वियस सी बात है ना कि सर्वोच्च न्यायालय में होगा, उच्च न्यायालय में होगा तो वो और कहाँ से लेके आएगा? अपने अपर लेवल से वो एडहॉक में नहीं बुला सकते ना। और वो कैसे आएंगे? वो ऊपर लेवल के जो हैं, जो ऑलरेडी एकदम अपर लेवल पे जॉब कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनको नीचे लेवल पे आप एडहॉक में थोड़ी बुलाओगे, है ना, नहीं बुला सकते हैं, है ना। नीचे से ऊपर जाएगा, ऊपर से नीचे तो आएगा नहीं। तो अब सर्वोच्च न्यायालय में जरूरत है तो उच्च न्यायालय से बुला सकते हैं, लेकिन उच्च न्यायालय में जरूरत है तो कहाँ से बुलाएंगे? इसीलिए सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय में ही तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान जो है वो किया गया है, ठीक है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, 2 वीडियो में करके अपन इसको कंप्लीट करेंगे ना, एक वीडियो के लिए बहुत ज्यादा हो जाएगा। भारतीय न्यायाधीशों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा उच्चतम न्यायालय से सेवानिवृत्त किसी न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर बैठने और कार्य करने हेतु बुलाया जा सकता है। क्या बोल रहा है? भारत के राष्ट्रपति के पूर्वानुमति से, है ना, भारत के राष्ट्रपति के पूर्वानुमति से, एक सेकंड, भारत के राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से पहले अनुमति लेके भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश द्वारा क्या होगा? उच्चतम न्यायालय से सेवानिवृत्त, जो उच्चतम न्यायालय से रिटायर हुए किसी न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर, ठीक है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर बैठने और कार्य करने हेतु बुलाया जा सकता है। किसी ऐसी कंडीशन हो जाती है कि जरूरत है तो क्या उनको वहां से बुलाया जा सकता है, ऐसा बोल रहा है, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है, सेवानिवृत्त किसी रिटायर्ड न्यायाधीश को फिर से बुलाया जा सकता है, ठीक है। भारत के किसी भी उच्च न्यायालय को अपने निर्णय के पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त है, जैसा कि उच्चतम न्यायालय के पास है। बिल्कुल पुनरावलोकन की जो शक्ति है ये हमारे उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों के पास है, ठीक है, ये दोनों के पास है, ठीक, ठीक है। और दूसरी बात क्या होती है, देखो ये जो हमारा उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय होता है ना, ये अभिलेख न्यायालय है। अब अभिलेख न्यायालय क्या होता है, ये भी क्वेश्चन आता है ना कि अभिलेख न्यायालय कौन कौन सा है, तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ही क्या है? अभिलेख न्यायालय है। मतलब ये जो भी अपना रिजल्ट सुनाते हैं ना, जो भी इनके पास केस चलता है उसका ये पूरा डेटा रखते हैं अपने पास, उनका पूरा फाइल सारा चीज उसमें होता है, जैसे कि उस केस में वो कैसे कैसे हुआ, उसमें कैसे रिजल्ट फाइल हुआ, उसमें क्या डिसाइड किया गया, क्या उसमें डिसीजन आया, ठीक है, वो सारे चीजों का लेखा जोखा जो है वो क्या होता है, फाइल में हमारे इनके पास रहता है ना, स्टोर रहता है। कभी कभी कितना भी पुराना केस हो सबका फाइल वहां पे अवेलेबल होता है, इसीलिए बोलते हैं इसको क्या, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को अभिलेख न्यायालय इसीलिए बोला जाता है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, इन फ्यूचर अगर सेम वैसा ही कोई केस आता है तो ये वो पहले वाली फाइल को ओपन करके देख सकते हैं कि इस समय इसको ऐसे डिसीजन दिया गया था, ठीक है, और उसी बेस पे उसको फिर आगे डिसीजन दिया जा सकता है, ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अभिलेख न्यायालय बोला जाता है, ठीक है। चलो इसको क्या बोलेगा, 17 का क्या है, दोनों सही है, तो 1 and 2 बोथ,
ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन कितना है टोटल? उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधी मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? क्या बोल रहा है? उच्चतम न्यायालय में, सॉरी, क्या बोल रहा है? उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश संविधान से के निर्वाचन संबंध, अभी हम लोग स्टार्टिंग में ही देखे थे ना कि संविधान के ऊपर कोई डिस्कशन करना है तो न्यायाधीशों की कितने कितने न्यायाधीशों का एक कितने न्यायाधीशों की क्या बोलते हैं, एक समिति बनेगी है ना, या यूनिटी बनेगी जिससे वो उनका डिसाइड करेंगे। तो संविधान के लिए कितने थे? 5 लोगों का, है ना। 5 लोगों की 5 लोगों को मिलके एक समिति बनती है, या समिति नहीं बनती, 5 लोग मिलके, है ना, एक ग्रुप बना के फिर डिसाइड करते हैं या डिस्कशन करते हैं किस मामले में? संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामले पे, ठीक है। संविधान से रिलेटेड कोई भी मामला होता है तो उसमें 5 लोगों की एक टीम बन के उसको डिसाइड करती है, ठीक है। केंद्र और राज्य के बीच केंद्र और राज्य के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत और उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है? ठीक, क्या बोल रहा है? केंद्र और राज्य के बीच केंद्र और राज्य के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत और उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है? ठीक है, तो क्या आता है? किसमें था ये ना मूल अधिकार में था, है ना। मौलिक अधिकार के मूल अधिकारिता के अंतर्गत आता है ये। किसकी? केंद्र और राज्य के बीच होने वाले विवाद, ठीक है। केंद्र और राज्य के बीच में होता है, राज्य या किसी संस्था के बीच में, तो ऐसा है इसमें, है ना, आप लोग थ्योरी में पढ़े होंगे, ठीक है। और तो उसमें क्या है, उसमें मूल अधिकारी किसके पास होता है, किस में दिया है ये? मौलिक अधिकार में, इसके अंदर मौलिक अधिकार के अंदर ये आता है, ठीक है। निम्नलिखित कथनों में से, ये एमसीक्यू फॉर्म में है ना, इसलिए हम लोग ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि डिटेल में जाएंगे तो ये बहुत ही मतलब डीप में जाने वाला चैप्टर है ना। इसलिए आप इसका थ्योरी पहले पढ़िए फिर एमसीक्यू लगाइएगा, ठीक है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? सर्वोच्च न्यायालय का गठन 1950 में हुआ था क्या? सर्वोच्च न्यायालय का गठन 1950 में हुआ था, ये तो सही है ना। पढ़े थे अपन, कब हुआ था गठन? 26 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई थी, है ना। और इसका उद्घाटन कब हुआ था? 28 जनवरी को। सर्वोच्च न्यायालय देश की उच्चतम अदालत है जिसमें अपील की जा सकती है, बिल्कुल ये उच्चतम अदालत है ना। इसके ऊपर तो और कोई दूसरा अदालत है नहीं, तो ये सबसे अपर लेवल का है, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़कर अन्य किसी भी उच्च न्यायालय या अदालतों की सुनवाई कर सकता है, ये गलत है। सर्वोच्च न्यायालय हर चीज में कर सकता है, कोर्ट मार्शल में भी कर सकता है, ठीक है। इसको परमिशन है किसमें? सेना के अधिकारियों के अधिकार से रिलेटेड जो सजा है वो भी ये क्या दे सकता है? सर्वोच्च न्यायालय दे सकता है, ठीक है। तो ये गलत है। सर्वोच्च न्यायालय जो कोर्ट मार्शल को छोड़कर नहीं है, कोर्ट मार्शल के लिए भी अदालतों में सुनवाई कर सकता है, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल के साथ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय अदालतों की सुनवाई कर सकता है, ये भी सही है। क्वेश्चन ने पूछा क्या था? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक युग्म सही नहीं है बोल रहा था, ठीक है। सही नहीं है बोल रहा था, ठीक। तो उस हिसाब से हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए, बी और डी तो सही है, सी जो है ये सही नहीं है, यही इसका आंसर होगा, ठीक है, सी। चलिए, भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। इसका आशय है कि अभी हमने देखा कि अभिलेख न्यायालय तो है, कौन है? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों ही हमारे यहाँ अभिलेख न्यायालय है। क्यों? इसे अपने सभी निर्णयों का अभिलेख रखना होता है, इसके सभी निर्णयों का साक्षात्मक मूल्य होता है और इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता, ठीक है। इसे अपनी अवमानना करने वालों को दंडित करने की शक्ति है, इसके निर्णय के विरुद्ध कोई अपील नहीं किया जा सकता। क्या है इसमें? अब देखो ये दो जो ऑप्शन है वो एकदम सिमिलर सिमिलर जैसा लग रहा है ना, सिमिलर लग रहा है, लेकिन इसका आंसर क्या होगा? ये होगा। क्यों होगा? इसे अपने समय अभिलेख रखना, सिर्फ अभिलेख रखना ही जरूरी नहीं है ना। सभी क्या है, इसके अपने सभी निर्णयों का अभिलेख रखना है, अभिलेख रखना तो है, लेकिन क्या उसका मेन रीजन क्या है? तो इसके सभी निर्णयों का साक्षात्मक मूल्य होना चाहिए, ठीक है, साक्ष्य होना चाहिए। साक्षात्मक जितना भी डिसीजन हुआ था और उसको कैसे कैसे फॉलो किए थे वो पूरा एक रिकॉर्ड होना चाहिए, साक्षात्मक मूल्य। क्यों? और इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जाता है, जिसको एक बार डिसाइड हो चुका है उसको फिर कोई भी न्यायालय कभी उस पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक बार ये हो कि हमारे पास क्या साक्षात्कार रखा हुआ है ना, नेक्स्ट बार फिर वैसे ही सेम केस आया,
उसका डिसीजन हुआ, तो उसका डिसीजन को फिर अगर कोई गलत डिसीजन हुआ या पहले वाले डिसीजन को देख के रखा गया था, मतलब जैसे पहले जो जैसा डिसाइड हुआ था उसी उसी क्या है उसी तरह से इस बार का भी डिसीजन आया, तो उसमें फिर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते, क्योंकि पहले ऑलरेडी ऐसा हो चुका है और उस साक्षात्कार के मूल्य में हमारे पास रखा हुआ है। ठीक है। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है। भारत के नीचे दिए गए न्यायाधीशों में से किसे अभिलेख न्यायालय माना जाता है? तो ये तो अपन देख लिए थे, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों को ही अभिलेख न्यायालय देख बोलते हैं, है ना। ये तो अपन ऑलरेडी देख चुके हैं, तो इसमें और कोई डिस्कशन का बचा नहीं है। ठीक है। चलिए इसके बाद क्या है, अपने पास ऑलरेडी बहुत क्वेश्चन है, इसमें 41 अराउंड कुछ क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट को अपन जो बचा है उसको अपन नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। ठीक है। चलिए, थैंक यू।